अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक छोटा सा कंपैरिजन ड्रॉ करना है स्टॉक मार्केट वर्सेस रेंटल प्रॉपर्टीज़। अब इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बहुत से लोग अनसर्टेनिटीज़ का शिकार होते हैं। तो मैंने ये सोचा मैं आपको डिफरेंट बिजनेसेस के एंगल्स दिखाऊं, डिफरेंट मॉडल्स दिखाऊं, ताकि थोड़ा सा आपका विजन ब्रॉड हो और आपके लिए चूज़ करने में आसानी हो। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में डिफरेंट मॉडल्स दिखाए थे। और वैसे तो हम अपनी लाइफ में देखते हैं जी कि स्टॉक मार्केट ऐसा बज़वर्ड है, ऐसा अट्रैक्टिव वर्ड है कि कोई भी इंडस्ट्री हो दुनिया की, पाकिस्तान में तो इसका बहुत कम ट्रेंड है, लेकिन वर्ल्ड वाइड देखें तो हर दूसरी मूवी में इसका तज़किरा होता है। हर दूसरा पढ़ा लिखा बंदा इसमें इन्वेस्ट करना चाहता होता है। और अमेरिकन सर्वेस के मुताबिक तो वहाँ पे ओवर 40% लोग इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट पे। हमारे तो बड़े छोटे से बड़े कम लेवल पे ये काम होता है। और दुनिया के रिचेस्ट पीपल देखें आप, वारन बुफे का नाम आता है, और भी इवन बिल गेट्स, उसकी भी वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन कंपनी की सारी स्टॉक मार्केट्स पे होती है। आजकल इलोन मस्क हैं और वो कैसे रिच हुए हैं, विद इन फ्यू मंथ्स रिचेस्ट पर्सन कैसे बने? क्योंकि उसके पास उसकी कंपनी टेस्ला के 30 से 50% के करीब शेयर्स हैं और वो मार्केट में बूम हुई है जब, तो उसकी कंपनी के शेयर्स ऊपर गए तो वो रिचेस्ट पर्सन बन गया। तो फिर इसकी क्या रीज़न है कि जो बंदा इन सारी चीज़ों से बड़ा इम्प्रेस होके, बड़ी एक्सपेक्टेशंस को हाई करके जब स्टॉक मार्केट में एंट्री लेता है, तो आप जब साल 2 साल बाद उसका हाल पूछते हैं तो वो बेहाल होता है बेचारा। तो उस रीज़न को कई बार हम पहले भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि उसका लेवल जो थिंकिंग का होता है वो यही होता है कि ओवरनाइट कुछ मिल जाए। तो आज हम रेंटल प्रॉपर्टीज़ के साथ इसका कंपैरिजन करते हुए ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेस्ट करते हुए कौन सी चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जब पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विस स्टार्ट की तो मुझे सैकड़ों मैसेजेस आए। उनमें से कुछ मैसेजेस ये भी थे कि मेरे पास 3, 4, 5 करोड़ रुपए पड़े हैं और मेरी रिटायरमेंट ड्यू है और मैं स्टॉक मार्केट के ऐसे शेयर्स बताएं जिसमें मुझे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इतने डिविडेंड्स आते हैं। तो याद रखिए, कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए, दोनों को एक लेवल पे लाने के लिए सबसे पहले तो हमें डिविडेंड वर्सेस रेंट पे जाना है। उसके बाद सीजीटी, जिसे कैपिटल गेन जो होता है, उस पे जाना है। तो सबसे पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में आए तो पिछले 4-5 साल की हिस्ट्री देखें, सबसे ज़्यादा डिविडेंड किस शेयर का था? ईफर्ड का 14-15%। एंग्रो फर्टिलाइज़र ऑन एवरेज बता रहा हूँ। इसके रेट्स तो जब बिलो 50 या 50s में था तब तो 20% इसका बनता होगा एनुअल डिविडेंड, अगर परसेंटेज में देखें। तो दूसरी साइड पे या एफएफसी देख लें या एंग्रो कॉर्प देख लें। दूसरी साइड पे जब कोई बंदा रेंटल, एग्रीकल्चर, वो भी काइंड ऑफ रेंटल हो गई अगर उसमें हम उसकी कैपिटल वैल्यूएशन ना देखें, उसके जस्ट एनुअल डिविडेंड्स देखें दैट ही इज़ ड्रॉइंग फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, तो उसमें सबसे पहले एक बिजनेस माइंड का बंदा देखता है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होता है जनाब? ये होता है कि आज फॉर एग्जांपल ऐसे सपोजिडली बात करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब इस पे हमें अगर ज़रूरत पड़ी बात करने की तो हम मार्केट से एक्चुअल फिगर्स लेंगे। ये भी एक एक्चुअल फिगर ही है लेकिन कुछ साल पुरानी है। एक बंदे ने 70 लाख रुपए की दुकान ख़रीदी। उसका मकसद था रेंटल इनकम, एक मकसद था, और दूसरा भी था लेकिन उस पर बाद में आएंगे। और उसने जनाब, उसे 30-35 हज़ार रुपये रेंट आता है। उसने कैलकुलेशन की कि मुझे 14-15 साल में रेंट की सूरत में मेरी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। दूसरा बंदा ईफर्ड के शेयर्स लेता है, तो वहाँ पे तो 6-7 साल में पैसे वापस आ रहे हैं। लेकिन फ़र्क है जनाब। फ़र्क क्या है? सबसे पहला फ़र्क ये है कि ईफर्ड की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो 6-7 साल बाद इसका शेयर उसी लेवल पे घूम रहा होगा, और जो रेंटल प्रॉपर्टी है उसकी 70 लाख की प्राइस कितनी हो चुकी होगी वो आप इमेजिन करें। और ये भी कंप्लीट पिक्चर नहीं है, अभी मज़ीद इस पे बात करते हैं। दूसरी साइड पे आ जाएं, कैपिटल गेन की तरफ, जो हमने प्रॉफिट की बात की, उसमें ईफर्ड का शेयर ऑन दी आउटलुक आपको लग रहा है कि ये शेयर 5-6 साल बाद भी इसी लेवल पे, अनलेस दूसरा प्लांट लगा लें फर्टिलाइज़र का कंपनी और या कोई और नया वेंचर स्टार्ट कर दें, तो फिर डिविडेंड्स कट हो जाएंगे, कैपिटल गेन के चांसेस बन जाएंगे। कंपनी की थिंकिंग पे डिपेंड करता है। ऐसे हम सपोजिडली बात करें, जबकि उस रेंटल प्रॉपर्टी की काफ़ी ऊपर वैल्यूएशन जा चुकी होगी, ये भी सपोजिडली बात है।
क्योंकि हमने देखा पिछले 5-7 साल में लोगों के पास पैसे नहीं थे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने के। तो ऐसी सूरत में लोगों ने थ्रो अवे प्राइसेस पर, जिस तरह आप लोग पैनिक करके थ्रो अवे प्राइसेस पर शेयर सेल करते हैं, वैसे ही बहुत से लोग रियल स्टेट में भी थ्रो अवे प्राइसेस पर बायर जैसे ही मिले उसे सेल कर देते हैं। लेकिन हम क्योंकि सपोजिटली बात कर लें कि नॉर्मली ऐसे होता है कि अच्छा ईफर्ड का शेयर 5 साल बाद भी सेम लेवल पे घूम रहा होगा और प्रॉपर्टी की वैल्यू कहीं से कहीं जा चुकी होगी। अब दूसरी इसकी एक अगर पिक्चर देखें वो ये है कि स्टॉक मार्केट में तो बायर्स और मार्केट मोस्ट ऑफ द शेयर्स में रेडीली अवेलेबल है। आप जब मर्ज़ी इसको सेल करें, आपका मुनासिब रेट आपको मिले, बायर हर टाइम अवेलेबल है और आप निकल जाएं। आप वो प्रॉपर्टी कैसे सेल करेंगे? उसके लिए आपको प्रॉपर्टी डीलर्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे और उसमें प्राइस आपको बारगेनिंग के बाद, लंबी बारगेनिंग के बाद कुछ होगा, कुछ जोड़ तोड़ करके आपको सेल करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो मार्केट रेडीली अवेलेबल है। और यही पॉइंट एक फ्लिप साइड भी है स्टॉक मार्केट की। वो कैसे जनाब? वो ऐसे कि नए नए इन्वेस्टर होते हैं, साल 2 साल 3 साल हुए हैं, देखिए हालात बड़े ख़राब हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, IMF का प्रोग्राम रुका हुआ है और आगे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट क्योंकि अब बढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, तो ये भी ख़राब है। तो शेयर सेल किया और निकल गया। तो स्टॉक मार्केट तो बड़ी बुरी चीज़ हो गई, इसमें तो मुझे लॉस हो गया, मैंने बड़े कम रेट्स पे शेयर सेल कर दिए। तो दूसरी साइड पे प्रॉपर्टी के बिज़नेस में तो आप ऐसे सेल कर ही नहीं सकते, वहाँ पे तो आपकी मजबूरी होती है कि आपको वेट करना है, कोई पैसे वाला बायर आएगा तो आप उसको सेल करेंगे, मर्ज़ी का रेट फिर भी नहीं मिलना। तो यही वेट अगर आप स्टॉक मार्केट में कर लें, स्टॉक मार्केट में अगर आप यही वेट कर लें इतने साल, क्योंकि यहाँ पे बायर्स हर टाइम रेडीली अवेलेबल होते हैं, जो बड़े बिग हाउसेस होते हैं, तो वेट होता नहीं है। हम कहते हैं निकल जाएं क्योंकि आगे हालात ख़राब हैं, फूड इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। तो वो वेट ना करने की वजह से इन्वेस्टर को उसका लॉस होता है। एक और पॉइंट देख लें कि ये तो कंपनी है जो चल रही है, आपके पास फिज़िकली कोई उसकी पार्टनरशिप नहीं है, जस्ट उसके शेयर्स हैं। वो भी फिज़िकल हो सकते हैं लेकिन शेयर्स ही हैं ना भाई। और हो सकता है वो कंपनी कल को बैंकरप्ट हो जाए, डिविडेंड्स देना बंद कर दे, ये भी अनसर्टेनिटी है। लेकिन दूसरी साइड पे आपके पास जो प्रॉपर्टी होगी उसके तो आप ओनर हैं भाई, वो तो एक फिज़िकल एसेट है आपका, पड़ा हुआ है, आप किराएदार चेंज कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कंपनी की मैनेजमेंट बदलने के लिए आपके पास 51% उसके शेयर्स होने चाहिए। क्या आपके पास इतने पैसे हैं? बिल्कुल नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू पीपल इज़ दैट, जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि अगर आप में सब्र नहीं है तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं ही नहीं। फिर आप स्टॉक मार्केट से रेंटल प्रॉपर्टीज़ या रियल स्टेट में आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है, आप स्विच कर जाएं, वहाँ पे भी वेट करना पड़ेगा और कई बार 10-10 साल करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ का वेट ज़बरदस्ती होगा। और यहाँ पे क्योंकि मार्केट रेडीली अवेलेबल होती है, इसलिए आप लोग लॉस में बेच के निकलने वाली करते हैं। तो ये डिसीजन आपका है। और जहाँ तक बात रही हालात की, फूड इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। कल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा गया, वाशिंगटन पोस्ट में भी पिछले कई दिनों से आ रही हैं इस तरह की न्यूज़, कि अमेरिकन जो आम पब्लिक है वो बड़ी घबराई हुई है। वहाँ पे भी फूड इन्फ्लेशन ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो उन लोगों को वहाँ के जो मीडिया हाउसेज हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज़ टेम्परेरी और ये सिर्फ कोविड के आफ्टर शॉक्स हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से हो रहा है कि एकदम से पूरी इंडस्ट्री खुल गई, डिमांड्स बढ़ गई, लेकिन पीछे से प्रोडक्शन कम हुई थी, इतना अरसा इंडस्ट्रीज़ बंद रही लॉकडाउन्स में, तो उस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और हमारे मीडिया हाउसेज अवाम को क्या सिखा रहे हैं वो हम सबके सामने है, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। इनको और कोई काम तो है नहीं TRP बढ़ाने के अलावा। और एक और चीज़, आप जिस मर्जी मार्केट में जाएँ, रॉबर्ट कियोस्की की आप बुक का रेफरेंस देख लें, बुक पढ़ लें, रिच डैड पुअर डैड। आपको वहाँ पे एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के नाम से भी बुक है, पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। आपको एक पेशेंस, एक लॉस बेरिंग कैपेसिटी अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी। अच्छा आदमी, अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो अपने बैड एक्सपीरियंस से सीख के आगे मूव करता है, उसे दिल से नहीं लगा के बैठता। तो चॉइस इज़ ऑल योर्स। मैं मज़ीद भी रियल स्टेट पे कुछ वीडियोस बनाऊंगा, कंपैरिजन विदड्रॉ करेंगे। आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। मेरी सर्विसेज हमेशा फ्री रहेंगी इंशाल्लाह। मकसद सिर्फ यही है कि आपके पास ऑप्शंस हों,
आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का पता हो, आपको पता हो कि अच्छा ठीक है, अभी क्या होता है कि अच्छा मार्केट में मैं फंसा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है यार, ये मैंने क्या किया। लेकिन फिर आपको पता होगा कि अच्छा रियल स्टेट में भी मेरी इन्वेस्टमेंट है, या मेरे पास नॉलेज है कि मैं वहाँ पे भी स्टक हो सकता था और 10-10 साल के लिए हो सकता था। आई होप कि आप मेरे इस कंटेंट को कुछ समझे होंगे, कुछ सीखे होंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इवन रियल स्टेट से रिलेटेड भी, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। तो मैं इंशाल्लाह ताला जितनी जल्द हो सका उसका अच्छे तरीके से आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।